Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, तो मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ा रहा था। तो हम लोग इस वीडियो सेशन में फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, गति। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोग से कहना चाहता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के बाद लाइक भी जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है गति, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का आउटलाइन देखेंगे, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखिए मैंने एक फ्लो चार्ट तैयार किया है। तो इस फ्लो चार्ट में हम लोग समझते हैं एक भौतिक अवस्था दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। पहला तो विरामावस्था और दूसरा है गतिजावस्था। तो विरामावस्था क्या होता है हम लोग उस चीज को भी समझेंगे और गतिजावस्था क्या होता है हम लोग उस चीज को भी समझेंगे। तो फिर गतिजावस्था, इस चैप्टर का नाम ही आप लोगों ने देखा, गति, मोशन, ठीक है। तो हम लोग इसमें गति के बारे में ज्यादा विस्तार में पढ़ेंगे। तो गतिजावस्था क्या है, मतलब गतिज प्लस अवस्था, गति की अवस्था क्या को हम लोग क्या कहते हैं, गतिजावस्था। तो गति दो टाइप का हो सकता है, एक समान गति और असमान गति, उस चीज को देखेंगे। फिर और क्या हमको चैप्टर पढ़ना, हमको पढ़ना है असमान गति। असमान गति कितने टाइप का हो सकता है, तो एक है त्वरित गति और दूसरा है मंद गति। फिर त्वरित गति को भी हम लोग बांट देते हैं समान त्वरणीय गति और असमान त्वरणीय गति, फिर समान मंदित गति और असमान मंदित गति। तो ये सब हम लोग इस चीज में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग इस चैप्टर में फाइनली पढ़ने वाले हैं कि गति के कौन कौन से समीकरण होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिया, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। तो ये सब चीज हम लोग इस चैप्टर, ओवरऑल इस चैप्टर में लोग यही सब चीज देखेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास टॉपिक विरामा अवस्था। विरामा अवस्था किसे कहेंगे, मतलब विराम की अवस्था, जिसको हम लोग रेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। कोई वस्तु विरामा अवस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो रहा हो। किसी को विराम में कब कहेंगे, जब कोई वस्तु स्थिर है, वो समय के साथ बदल नहीं रहा है, ठीक है। समय तो रुकने वाला है नहीं, समय तो चलता ही रहेगा, लेकिन समय में बदलाव हो रहा है और वस्तु की स्थिति में बदलाव नहीं हो रहा है और किसी सापेक्ष, जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है। मेरे सामने बुक्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम बुक्स को देखें तो बुक्स की स्थिति में क्या हो रहा, परिवर्तन नहीं आ रहा, बुक जहां का है वहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे वो बुक क्या है, विराम की अवस्था में है। मतलब जब कोई वस्तु अपना स्थिति नहीं बदलता है किसी वस्तु के सापेक्ष में, अपने आसपास के कंपैरिजन में, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विरामावस्था। फिर हम लोग देखेंगे गतिज अवस्था। गतिजावस्था किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो, ठीक है, किसी एक बिंदु के सापेक्ष, तब वह वस्तु गतिजा अवस्था में कहलाई जाएगी, ठीक है। तो जब कोई वस्तु है जो अपना स्थान बदल रहा है, ठीक है, जैसे कि एक बॉल मेरी तरफ आ रहा है, तो हम तो स्थिर है लेकिन बॉल मेरी तरफ आ रहा है, तो मेरे कंपैरिजन में बॉल क्या कर रहा है, अपना स्थिति बदल रहा है, हर सेकंड अपना स्थिति बदल रहा है। तो जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदलती है किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष में, तो वो गतिज अवस्था में कहलाएगी। जैसे हम किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ठीक है, ट्रेन आ रही है, तो अगर ट्रेन आ रही है तो हम तो स्थिर एक जगह पे खड़े हैं, लेकिन ट्रेन क्या कर रही है, मेरे तुलना में अपने स्थिति को हर सेकंड बदल रही है। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज अवस्था। इस अवस्था को हम लोग गतिज अवस्था कहते हैं। तो गतिज अवस्था के अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। तो गतिज अवस्था के प्रारूप कौन कौन से प्रारूप होते हैं देख सकते हैं। तो पहला है घूर्णन गति। जब कोई वस्तु किसी गोलाकार पथ पे मूव करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। रेखीय गति किसे कहेंगे, जब कोई वस्तु सीधा चलेगी, जैसे सीधा एक हाईवे है, बिल्कुल सीधा रोड है, ठीक है, हम चले यार, तो हमारा जो गति होगा कैसा होगा, रेखीय गति होगा, क्योंकि बिल्कुल सीधी रेखा में चल रहे हैं। तो घूर्णन गति किसी कोई गोलाकार पथ है, ठीक है, तो उस पर चल रहा है, तो क्या कहलाएगा, घूर्णन गति कहलाएगा। फिर है कंपन गति, जिसको हम लोग दोलन गति भी कहते हैं। कंपन गति क्या होगा, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे जाती है फिर पीछे आती है, एक निश्चित बिंदु के आगे गई फिर उस निश्चित बिंदु के पीछे आ रही है, तो इस प्रकार का गति कंपन गति कहलाता है। जैसे झूला,
झूला का कोई झूला हो गया, ठीक है। झूला में क्या होता है, वो झूला एक बिंदु के आगे जाता है, फिर उस एक बिंदु के पीछे आता है। तो उसके अलावा पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम होता है। क्या होता है, ऐसे ऐसी गति कंपन गति या फिर दोलन गति कहलाती है। इस चैप्टर में हम लोग कुछ और देखने वाले हैं। चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था भौतिक राशियां, ठीक है, जो दो प्रकार का होता है, अदिश राशि और सदिश राशि, मैंने डिस्कस किया था। अदिश राशि वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल क्या होती है, परिमाण होता है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, सारी अदिश राशियां क्योंकि इनमें दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है। दूसरा मैंने बताया था सदिश राशि, वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तो होता ही है, साथ में क्या होता है, दिशा भी होता है, वैसी राशियों को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, ठीक है, इत्यादि। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले अब आगे देखते हैं। तो हम लोग को पढ़ना दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, ठीक है। हम लोग दूरी पढ़ेंगे और विस्थापन करेंगे, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उस चीज को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, ये वाला, ठीक है, दूसरा पॉइंट है बी। अब हमको क्या करना है, ए से बी तक जाना है, ठीक है, हमको ए से बी तक जाना है। तो मेरे पास जाने का रास्ता क्या है, ये जो ऐसे दिख रहा है हमको, ये ऐसे होकर ये जाने का रास्ता है, ठीक है। तो हम यहाँ से इस रास्ते से फॉलो किया, ऐसे फॉलो करते 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 हम बी तक पहुंच गए। तो ये हम जहां चलना शुरू किए थे, ये हमारा कहलाएगा प्रारंभिक स्थिति, और ये जहां पे आके हम खत्म किया कहलाएगा अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते को हम लोग फॉलो किए, उस रास्ते का लंबाई कहलाता है दूरी। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते को हम लोग फॉलो किए हैं, उस रास्ते का लंबाई क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा, ठीक है। तो दूरी एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, वास्तविक पथ मतलब जिस पथ को हम लोगों ने फॉलो किया है, उसका माप, उसका मापन, उसकी लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है, जैसा कि मैंने भी आप लोग को बताया, दूरी क्या है, अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं विस्थापन की। तो ये जो हमारा प्रारंभिक स्थिति ए था और ये जो अंतिम स्थिति है बी, इसके बीच का न्यूनतम दूरी, किसी भी दो बिंदु के बीच का अगर न्यूनतम दूरी हमें बताना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए से बी एक बिल्कुल एक सीधा रेखा खींच देते हैं, और उस रेखा का जो लंबाई होता है, ठीक है, वही विस्थापन कहलाता है। तो ये पॉइंट हमारे पास रहा ए और ये पॉइंट रहा हमारे पास बी। तो ए और बी के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो चलिए विस्थापन का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक, ठीक है, जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और अंतिम स्थिति जहां हम लोगों ने खत्म किया, के बीच की न्यूनतम दूरी, जो सबसे कम दूरी होगी, उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो विस्थापन में परिमाण तो होता ही है, साथ साथ दिशा भी होता है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, रमेश घंटा घर से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है। लास्ट वाला एग्जांपल था, रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो यहाँ पे दिशा नहीं है, 65 किलोमीटर किस दिशा में हमको नहीं मालूम है, तो ये दूरी हो गया। लेकिन हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम की दिशा में, तो खासकर दिशा हो गया, दिशा हो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे दिशा ऐड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिशा क्या ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये विस्थापन कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि दूरी कभी जीरो हो सकता है जब हम चले ही नहीं, ठीक है, तो दूरी जीरो होगा, लेकिन दूरी निगेटिव नहीं हो सकता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। हम लोग विस्थापन का बात करेंगे। विस्थापन का मोल शून्य हो सकता है, ठीक है, विस्थापन जीरो हो सकता है, लेकिन अगर दूरी जीरो तभी होगा जब ना चले, तो उसको हम दूरी कहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे दूरी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन विस्थापन जीरो हो सकता है। विस्थापन का मोल शून्य हो सकता है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हम लोगों ने ए से स्टार्ट किया, ठीक है, ए से हम लोग कहां तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ए से हम लोगों ने स्टार्ट किया, हम लोग ऐसे कवर करते 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 हम लोग यहां तक पहुंच गए, तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। तो यहां से ए से ये जो रास्ता है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा दूरी, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दूरी। एक मिनट, ये सब यहां से स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचे, ये हमारा क्या हो गया, दूरी। लेकिन हम जैसे ही फिर ये और आगे यहां से यहां तक पहुंचे, ठीक, फिर से वापस ए पे आ गए,
तो यहां से यहां तक जो परिधि है ये हमारा क्या है, दूरी है। लेकिन हम यहीं से स्टार्ट कर यहीं पे आके खत्म किए, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, आधा पहुंचे, तो ये तो विस्थापन हो गया, ठीक है। लेकिन हम अब पूरा एक चक्कर लगा लिए, तो यही प्रारंभिक बिंदु है और यही अंतिम बिंदु है, तो उसके बीच को अगर मिलाना तो जीरो हो जाएगा ना, तो विस्थापन जीरो हो सकता है। लेकिन अगर हम ए से स्टार्ट कर वापस ए पे पहुंचे, तो कुल दूरी क्या कहलाएगा, 2πr कहलाएगा ना, कि परिधि 2πr होता है। लेकिन अगर हमसे विस्थापन पूछा जाए तो हम विस्थापन शून्य होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूरी और विस्थापन में कुछ अंतर है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप लोग को होमवर्क में करना है। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, तो ये हम एक बार फिर से अंतर बता देता हूँ, तो आप लोग को होमवर्क में करना है। दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है। दूरी क्या वास्तविक पथ है, जिस रास्ते से हम लोग रास्ते को कवर करते हैं, उस पथ का लंबाई दूरी कहलाता है। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी, जो न्यूनतम दूरी होता है वही विस्थापन कहलाता है। दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। लेकिन जो विस्थापन है वो धनात्मक तो होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दूरी किसी रेखीय पथ पर विस्थापन के बराबर, हम सीधे रेखा पे चले, अगर हम कोई मान लो बिल्कुल एक सीधा रोड है, वहां पे चल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे दूरी और विस्थापन दोनों ही आपस में बराबर हो जाएगा। इस प्रकार के मापन में तो यहाँ भी दूरी और विस्थापन का इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर कम होगा। तो विस्थापन अगर क्या होगा, दूरी के बराबर हो जाएगा या फिर उससे कम हो जाएगा अगर हम सीधी रेखा में चले तो। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन ये है कि यदि कोई अर्धगोलाकार पथ पर चल रही है तो जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है, और यदि प्रारंभिक ए से बी तक चलता है और त्रिज्या कितना है, 10 है, तो पूछा जा रहा है कि विस्थापन कितना होगा। ये आप लोग को होमवर्क में करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।